गुजरात में बनासकांठा जिले की एक अदालत ने बर्खास्त आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट को एक वकील को फंसाने के मामले में 20 साल की सजा सुनाई है। 1996 का यह मामला एक वकील से जुड़ा है जिसके कमरे में अफीम प्लांट की गई थी ताकि उससे एक दुकान खाली करवाई जा सके। नमस्कार, मैं विनीत कुमार सिंह इंडिया टीवी डिजिटल में आपका स्वागत करता हूं। इस बड़े मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं इंडिया टीवी के सीनियर एसोसिएट एडिटर निर्णय कपूर। निर्णय जी, ये पूरा मामला क्या है और संजीव भट्ट का इसमें इन्वॉल्वमेंट कैसे रहा? देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग केस है ये। करीब आप समझ लीजिए 28 साल पुराना केस है। 1996 की घटना है जब संजीव भट्ट बनासकांठा जिले में पुलिस अधीक्षक हुआ करते थे। डीएसपी थे बनासकांठा जिले के। और मुझे इसलिए भी ये केस अच्छी तरह याद है क्योंकि हम लोगों का इनफैक्ट कैरियर उन्हीं दिनों में शुरू हुआ था। अच्छा। तो हमारे लिए मतलब हमने सुना था इस केस के बारे में उन दिनों में, और हमने फिर देखा कि अचानक ये केस बाद में बंद हो गया। पहले ये केस ड्रग रूम में पाए जाने की का मामला दर्ज हुआ, और उसके बाद फिर कुछ समय के बाद हमने देखा कि ये केस इसमें एक समरी भर दी गई 169 की। अच्छा। और ये केस बंद कर दिया गया। फिर दोबारा शुरू कर हुआ केस तो उसके बाद करीब 20-22 साल बाद दोबारा शुरू हुआ, 2 दशकों के बाद। अच्छा। लेकिन उस वक्त हुआ ये कि बताया ये जा रहा था कि जो ये मामला था ड्रग्स पाए जाने का, ये ड्रग्स उस वक्त भी ये चर्चा थी कि ये ड्रग्स प्लांट किए गए थे उसके रूम में, और सारे जो एविडेंसेस थे, जो कोरैबोरेटिव फैक्ट्स थे, वो सब ये इशारा कर रहे थे कि वकील जो है वो सुमेर सिंह नाम का एक वकील था, वो निर्दोष है। और उस वक्त ऐसी कुछ बातें चली थी कि ये पाली का रहने वाला है। पाली राजस्थान में पड़ता है, हाँ। और पाली और पालनपुर बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है। तो पालनपुर में ये एक अदालत में कोई केस वगैरह लड़ने आता था। और इसकी ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि पालनपुर जिला कोर्ट में जो जज थे, जैन, उनका पूरा नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा, तो उनकी कोई सिस्टर थी जिसके साथ दुकान का कोई डिस्प्यूट चल रहा था इस वकील का पाली में। वो जज भी पाली के ही थे। तो जो डिस्प्यूट चल रहा था उसमें उस दुकान को खाली करवाने के लिए संजीव भट्ट ने जज के साथ कनाइवेंस किया, पूरा प्लानिंग की, और उसके बाद ड्रग्स मंगवा के, ओपीएम जो था वो कहीं से प्रोक्योर करके और बाकायदा प्लांट करवाया गया सुमेर सिंह जिस होटल में रुका हुआ था उस होटल के अंदर। और उसके बाद फिर ये केस बाद में अचानक बंद कर दिया गया। लेकिन जो वकील है उसको तो काफ़ी नुकसान हो, उसकी प्रताड़ना भी, उसे टॉर्चर भी किया गया था जब उसे कस्टडी में लिया गया, क्योंकि दुकान खाली करवानी थी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि बाद में उस दुकान का एग्रीमेंट भी सामने आया जिसमें ये वकील जो है वो दुकान से अपना कब्जा छोड़ रहा है, ठीक है। तो ये सारे तथ्य सब सामने आए थे, तब बहुत सारे शंकाएं उठी थी इस केस को लेकर। लेकिन क्योंकि संजीव भट्ट जो थे वो बड़े पावरफुल थे उस टाइम, उन्होंने सारी चीज़ें इस तरह से रफा दफा की कि ये केस जो है ये पूरी तरह आउट ऑफ क्वेश्चन हो गया। जाहिर सी बात है, एक आईपीएस से एक वकील कैसे उस तरह से, कैसे जब सारी चीजें तथ्य उसके खिलाफ जा रहे हो कि अफीम प्लांट हो गया रूम में, बाकी चीजें। और लेकिन वो जो वकील है वो लगातार लड़ता रहा। जो सुमेर सिंह नाम का, देखिए, वकील था तो जाहिर सी बात है कानून की भी उसे नॉलेज थी, तो वो लगातार लड़ता रहा, ठीक है। और हमें याद है कि उन दिनों में जो जज थे बाकायदा, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन हुए, हाई कोर्ट में रिप्रेजेंटेशन हुए, सुप्रीम कोर्ट में रिप्रेजेंटेशन हुए, कई बार एसोसिएशन उसके साथ जुड़ गई, तो जो जज थे उनको डिमोट भी किया गया था बाकायदा, ठीक है। लेकिन फिर भी जो केस की जो जांच थी वो लॉजिकल एंड तक नहीं पहुंची थी उस वक्त। और इन्होंने हाई कोर्ट में एक याचिका की 2002 में, उसी वकील ने, और इंटरेस्टिंगली वो जो याचिका थी उस पर भी स्टे आ गया, ठीक है। और आपको जान के हैरानी होगी, करीब 18 साल तक वो याचिका पेंडिंग पड़ी रही। 18 साल तक? 18 साल, ये करीब 2 दशक का वक्त होता है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, 2002 में जो याचिका दायर की गई थी उस पर जजमेंट आया 2018 में, और 18 में फिर हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं, ये जो मामला है इसकी नए सिरे से जांच होनी चाहिए पूरी, क्योंकि उस वक्त तो केस बंद हो गया था।
ठीक है, 169 की समरी आपने फाइल कर दी, जिसका मतलब ये है, उसमें ये कहा गया है कि जो आइडेंटिफिकेशन परेड हुई उसमें इस वकील को पहचाना नहीं गया। ठीक है, अच्छा, अब इंटरेस्टिंगली ये तो अब आपको जब मैं इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताऊंगा तब पता चलेगा कि जो आइडेंटिफिकेशन करवाया गया था उस वक्त इस वकील का, वो भी किसी और आदमी से करवाया गया था जिसका उस केस से कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि जो होटल का व्यक्ति था, जो इस मामले में होटल का जो ओनर था, वो तो भाग गया था। तो जब वो भाग गया तो किसी और से आइडेंटिफिकेशन, ये भी बातें तब खुली जब री इन्वेस्टिगेशन हुआ इस केस का 2018 के बाद, तब पता चला कि इसका तो आइडेंटिफिकेशन ही किसी गलत आदमी ने किया था। ये तो बहुत बड़ा मामला है देखा जाए तो, कि एक आईपीएस अधिकारी जिसके ऊपर जिम्मेदारी होती है कि वो लोगों को न्याय दिलाएगा, उनके केस दर्ज करेगा, वो खुद ही ऐसे मामलों में शामिल रहा है। अब आप देखिए कि इस केस को अगर आप दूसरे एंगल से देखें, यही संजीव भट्ट जो हैं, ये 1990 के एक मामले में ऑलरेडी सजा काट रहे हैं। हाँ, इस वक्त जाम जोधपुर में एक केस हुआ था कस्टोडियल डेथ का 1990 में, उसमें भी इन्हें कन्विक्ट किया गया और उसमें ऑलरेडी ये सजा काट रहे हैं। ये अभी 20 साल की सजा हुई है, ये इन एडिशन टू दैट सजा है। तो यानी जो सजा इनकी चल रही है उसके अलावा इन्हें अब 20 साल 40 साल मतलब जो भी से ज्यादा हो सकता है, ये जुड़ जाएगा उनकी सजा में। बिल्कुल, जो भी सजा है उसमें ये और जुड़ जाएगा। तो अब जाके हम ये कह सकते हैं कि भाई इतने लंबे इन्वेस्टिगेशन के बाद ये जो मामला है ये आज अपने लॉजिकल कंक्लूजन पे पहुंचा है। इंटरेस्ट जी, संजीव भट्ट के मामले में पॉलिटिकल वेंडिटा की बहुत बातें होती रहती हैं, और जाहिर सी बात है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ उनकी बयानबाजियों को लेकर भी बात होती रही है, और तमाम इस पे विपक्षी दल भी सवाल उठाते रहे हैं समय समय पर। तो इसके बारे में क्या मतलब, ये क्यों ऐसा? देखिए, मैं आपको बताऊं, संजीव भट्ट का जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया है, क्योंकि मैं लगातार रिपोर्ट करता रहा हूँ उनके सारे एपिसोड जो थे 2002 से, मैं लगातार चीज़ों को देख भी रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें तो अब अदालत में क्लियर हो चुकी हैं। आपने देखा है सारे जो मामले हैं वो भी अपने लॉजिकल एंड तक पहुंच चुके हैं, इसलिए अब उनकी चर्चा करना तो यहाँ पे उचित नहीं होगा। लेकिन संजीव भट्ट की जो बात थी, वो क्या कहते थे संजीव भट्ट ये कहते थे कि मैं उस मीटिंग में शामिल था जहाँ पे नरेंद्र मोदी ने ये आदेश दिए कि दंगाइयों को छूट दे दी जाए। जी, आज तक ये एस्टेब्लिश नहीं हो पाया कि संजीव भट्ट उस मीटिंग में मौजूद थे, और वो झूठ बोल रहे थे। ये इस बात के पता नहीं कितने ही प्रमाण पेश किए जा चुके हैं। संजीव भट्ट अपने जो दावे थे उसके पक्ष में एक भी कॉन्क्रीट एविडेंस आज तक नहीं रख पाए। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिर्फ एक रिटोरिक क्रिएट किया, फैक्ट्स नहीं थे। फैक्ट्स कभी भी वो सामने नहीं ले पाए, क्योंकि जो लोग उस मीटिंग में मौजूद थे, इतने सारे जांच आयोग थे, इतने सारे अदालतों के सामने ये मुद्दे गए हैं, ठीक है, लेकिन किसी ने इस बात को समर्थन कभी नहीं दिया। ठीक है, और दूसरी बात ये थी कि उन्होंने, ये तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये सारी बातें फैक्ट रिकॉर्ड पे आ चुके हैं कि उन्होंने जो डिवीजन बेंच थी सुप्रीम कोर्ट की, उसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की। यहाँ तक कि जो एमिकस क्यूरी अपॉइंट हुआ था उस टाइम, उसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की। हर तरह से कोशिश की कि किसी तरह उनका जो गलत नैरेटिव है वो, और देखिए उनके साथ पूरा एक इकोसिस्टम जुड़ा हुआ था संजीव भट्ट के साथ। उस वक्त एक पूरा इकोसिस्टम था जो उस नैरेटिव को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। समय पे हम ट्विटर पे देखते, एक्स पे देखते हैं और सोशल मीडिया पे देखते हैं कि उनके पक्ष में आवाजें उठती रहती हैं। नहीं, उन्हें आप हीरो के तौर पे प्रेडिक्ट कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और सामने आप देखिए कि जो तथ्य आ रहे हैं अलग अलग केसेस के, वो साफ दिख रहे हैं कि भाई यूनिफॉर्म में रहते हुए आप इतने बड़े बड़े क्राइम कर रहे हैं, और उसकी जब जांच हो रही है तथ्यों के आधार पे, तो उसको आप जोड़ रहे हैं गलत नैरेटिव्स के साथ। इसलिए मुझे ये लगता है कि हमें फैक्ट्स पे बात करनी चाहिए। देखिए, संजीव भट्ट का जो ये मामला है 1996 का मामला है। आप सोचिए 22 साल बाद, 2 दशकों के बाद इसकी जांच सही तरीके से शुरू होती है, एसआईटी का गठन होता है। अच्छा, मैं आपको बताऊं, बाकी सब चीज़ें आप साइड पे कर दीजिए, खाली इस जांच को आप अगर देखेंगे, क्योंकि हमने पूरा स्टडी किया इस जांच को, एक एक चीज़ को कोलैबोरेट किया गया, एक एक स्टेटमेंट को
साइंटिफिक एविडेंसेस के साथ कोलैबोरेट करके बकायदा अदालत के सामने सारे तथ्यों को प्रेजेंट किया गया है, ठीक है। 65 तो विटनेसेस हैं इस पूरे मामले में, ठीक है। अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग बात आप सोचिए कि संजीव भट्ट ने उस समय कितना लापरवाही के साथ इस गुनाह को मिटाने की कोशिश की गई होगी, या आप ये समझिए कि वो कितने ओवर कॉन्फिडेंट होंगे कि जिंदगी में कभी कुछ होने नहीं वाला है, ठीक है। एक बार अगर दबा दिया तो कभी खुलेगा नहीं ये मैटर, कि उन्होंने जो सबूत मिटाए उसके भी सारे एविडेंसेस ये प्रेजेंट इन्वेस्टिगेशन में मिले। इतने साल बाद मामला शुरू होता है, फिर पुलिस को, बाकी लोगों को, जांच अधिकारियों को सबूत जुटाने में कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी, तब जाके ये चीजें एस्टेब्लिश हुई होंगी। और इंटरेस्टिंगली आप सोचिए कि 22 साल बाद जांच हो रही है, हाँ। लेकिन तब भी सारे साइंटिफिक एविडेंसेस इकट्ठे किए गए हैं। इतनी मेटिकुलसली ये जांच की गई। आपको मैं बताऊं, 2-3 एग्जाम्पल देना चाहूँगा। सबसे इंटरेस्टिंगली, एक तो ओपीएम। देखिए इस व्यक्ति ने क्या किया था उस वक्त। जो ओपीएम वहाँ से बरामद हुआ रूम से, ठीक है, इसे तो पता था इसने कहाँ से मंगवाया ओपीएम। उसी फैक्ट्री पे कुछ दिन बाद इसने खुद ही रेड करवाई थी, ठीक है। अब इंटरेस्टिंगली सोचिए, जो अधिकारी जांच कर रहे होंगे इस मामले की, उन्होंने कितना आउट ऑफ द बॉक्स जाके चीज़ें सोची होंगी। कि आप देखिए कि एफएसएल में वो दोनों सैंपल्स के रिकॉर्ड मौजूद थे। इंटरेस्टिंगली जो सैंपल पाया गया था कमरे में और जो इन लोगों ने जब रेड की थी तब जो सैंपल बरामद हुए वो सब मैच कर रहे थे। तो यानी आप लाए तो वहीं से थे। अब अच्छा, हाईकोर्ट ने जब आदेश दिया था, हाईकोर्ट ने भी बड़े साफ तौर पे कहा था कि सबसे पहले ये पता लगाओ कि अगर ये आदमी निर्दोष है, वकील निर्दोष है, इसने नहीं किया, तो फिर ये ओपीएम आया कहाँ से था और इसे लाया कौन था। ओपीएम तो था ना, ठीक है, ओपीएम तो था, केस वही बनाया था उन्होंने, ठीक है, वही केस बनाया था आपने इलीगल ड्रग पोजीशन का, ठीक है। तो इसका मतलब कि ओपीएम कहीं से तो आया था। तो जब पुलिस ने इस पूरे एंगल पे पता करने की कोशिश की तो काफी एस्टेब्लिश हो गया। अब पता लगाना था कि कौन लाया था। लाए पुलिस वाले थे, उन सबको पकड़ा गया, ठीक है। बड़ी चालाकी से प्लान करके चीजों को, उन सबको गिरफ्तार किया गया। इवन संजीव भट्ट को भी अरेस्ट बड़े नाटकीय अंदाज से हुई थी 2018 में जब ये दोबारा जांच हुई। तो एक तो ये, दूसरा जो इस केस में उस वक्त लोकल क्राइम ब्रांच हैंडल कर रहा था, जो आईओ था उस केस का, उसे भी अरेस्ट कर लिया गया, जो बाद में सरकारी गवाह बना। और इनफैक्ट उसी ने सारे तथ्य सामने रखे, तो वो सामने रख देगा, उसी ने सारे तथ्य सामने रखे। आप सोचिए कि जो केस डायरी बनाई थी, वो जो अधिकारी था वो तो बेचारा इनोसेंटली सब काम कर रहा था, क्या करेगा वो, आईपीएस ऊपर है आपकी, तो आपको तो करना ही तो वो केस डायरी में सारे फैक्ट्स लिखता रहा, ठीक है। और वो केस डायरी कोर्ट में उसकी कॉपी जमा हो गई। संजीव भट्ट को जब पता चला कि केस डायरी में तो सारे तथ्य हमारे इन्वेस्टिगेशन से और जो समरी हम भर रहे हैं उससे पूरी तरह विपरीत हैं, तो उन्होंने केस डायरी फाड़ दी। कैन यू इमेजिन? केस डायरी इज अ सीक्रेट डॉक्यूमेंट, ठीक है। उसकी सैंटिटी को भी आपने बरकरार नहीं रखा, फाड़ दिया उसको। उसके बाद उसमें अपने हिसाब से फैक्ट्स नरेट करवाए गए, लेकिन वो ये भूल गए कि जब दोबारा इन्वेस्टिगेशन हुआ 2018 में, तो वो, क्योंकि आपने आईओ को ही पकड़ लिया है, तो आईओ ने तो सारी बातें बता दी। वो केस डायरी निकलवाई गई कोर्ट के रिकॉर्ड से, ठीक है। और जब दोनों मैच किए गए तो पता चल गया कि भैया जो एक्चुअल फैक्ट आपने रखे थे और जो बदले बाद में, तो इस तरह से बहुत सारे साइंटिफिक डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो इकट्ठे किए गए। अदालत सारी चीजों को एस्टेब्लिश करने के बाद ही कोई फैसला सुनाती है, किसी नतीजे पे पहुंचती है। सो यहाँ पे ये कह देना कि संजीव भट्ट विक्टिमाइज किए गए हैं या संजीव भट्ट किसी पॉलिटिकल वेंडेटा का शिकार हैं, मेरे हिसाब से अगर इन केस के तथ्यों की जांच की जाए तो बहुत ही कैटेगरिकली एक एक चीज एस्टेब्लिश की गई है। मैं इनफैक्ट आपसे ये कहूँगा, मतलब मैंने इतने सारे केसेस देखे हैं, स्टडी किए हैं, दिस इज प्रोबेबली वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टिगेशंस आई हैव एवर सीन। मतलब जिस तरह से आपने, ऐसी बात है, इतना लंबा अरसा और फिर उसमें सबूतों को इकट्ठा करना, उनको एस्टेब्लिश करना बहुत मुश्किल हुआ होगा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स के लिए। तो जाहिर सी बात है जी। और कोई जानकारी? जी बिल्कुल, मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि एक चीज इस पूरे मामले से जो एस्टेब्लिश हो रही है वो ये है कि एक बार फिर ये प्रूव हो रहा है कि नोबडी इज अबव द लॉ। आप चाहे जो भी हों, आप चाहे कोई भी हथकंडा अपना लें,
आप देखिए संजीव भट्ट, जब उन्हें बर्खास्त किया गया एक आईपीएस के तौर पे, तब भी बड़ा बवाल मचा के भाई इनके साथ पॉलिटिकल रीजंस की वजह से जाती हो रही। लेकिन आप देखिए उनको जहाँ अपॉइंट किया गया, आप उस जगह पे उस अपने ड्यूटी के स्थान पे एक डेढ़ साल तक जाते नहीं हैं, सरकार को सूचित नहीं करते हैं, उसकी बजाय आप प्रोपेगेंडा में लगे हुए हैं, उसकी बजाय आप कनाइवेंस कर रहे हैं, तो कौन सा एडमिनिस्ट्रेशन आपको रियायत देगा? ठीक है, ये तो 2 महीने में एक्शन हो जाना चाहिए, लेकिन फिर भी 1 साल तक वेट किया गया। इसके अलावा आप देखिए, चाहे फिर वो जाम जोधपुर वाला केस हो 1990 का, उसमें भी वो कन्विक्ट हुए, कस्टोडियल डेथ का केस था। और आपको मालूम है कि उस केस को भी इसी तरह से लंबित कर पड़ा हुआ था वो केस भी, और उसके बाद फिर ये 1996 वाला। और ये तो इतना मैं कहूँगा कि एक तरह से हम कहेंगे कि अनबिकमिंग ऑफ अ पुलिस ऑफिसर, जिसको हम कहते हैं, मतलब कि भाई आप पुलिस ऑफिसर की तरह बिहेव ही नहीं कर रहे हैं। और आप दुकान खाली इस हद तक आप एक दुकान, किसी जज की बहन की एक दुकान खाली करवाने के लिए आप एक वकील को ड्रग्स के केस में, निर्दोष वकील को जिसका कोई गुनाह नहीं, आप सोचिए। लेकिन उस व्यक्ति की हिम्मत को भी दाद देनी पड़ेगी कि आप इतने सालों तक लड़ते रहे। और प्रोबेबली मुझे लगता है कि जो लोग संजीव भट्ट जैसे ऑफिसर्स के प्रति सिंपैथी भी रख रहे हैं, वो अगर ये सारे डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, वो सारे अगर तथ्यों को जब परखेंगे, तो उन्हें भी समझ में आ जाएगा कि वो किस तरह से क्रिमिनल को अब तक सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये प्रूव भी हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद निर्णय जी इस पूरे केस के बारे में जानकारी देने के लिए। ऐसी ही तमाम खबरें और वीडियोस देखने के लिए इंडिया टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंडिया टीवी @India TV न्यूज़ पर फॉलो करें। धन्यवाद।